बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था टॉर्क। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है, तो इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वेक्टर वाला पोर्शन हमने लास्ट वीडियो तक इसको डिस्कस कर लिया है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कि आज जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। We have studied in school physics that if a body under the action of number of forces in at rest or move with uniform velocity, it is said to be in equilibrium। कि हम स्कूल फिजिक्स में इसको बड़ी अच्छी तरह से ये चीज़ डिस्कस करके आए हैं कि अगर आपकी एक बॉडी में बहुत सी फोर्सेस अमल कर रही हो लेकिन बॉडी आपकी फिर भी रेस्ट हालत में हो या बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। और हम लोग बाज़ दफ़ा इसको इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, इफ़ अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में है या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, वो तब तक रेस्ट हालत में रहेगी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो इस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम को हमने दो कंडीशन में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपकी बॉडी दोनों कंडीशन को फुलफिल करे तो हम कहेंगे कि बॉडी आपकी प्रॉपर इन इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, a body at rest or moving with uniform velocity has zero acceleration। कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में हो तो रेस्ट हालत में होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आपकी एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन तब भी ज़ीरो होता है। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होता है? तो इसके लिए एक्सेलरेशन का जो हम फार्मूला देखते हैं, a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कि जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है एक यूनिट टाइम पे तो तब उसका एक्सेलरेशन उस बॉडी का होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही सेम होगी। जब फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी सेम है तो जब मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय टाइम तो आंसर ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो इस वजह से कहता है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट हालत में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, द वेलोसिटी सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कि अगर आपकी एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, मिनिमम दो और मैक्सिमम एन फोर्सेस उस पे एक्ट कर सकती हैं। अगर आपकी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन सब फोर्सेस का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो आए। दिस इज नो एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। किस किस को? अब बॉडी रेस्ट हालत में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन सब का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो आए, तो इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनको जब मैं सम करता हूं तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो आता है।
ये अज्यूम करो कि आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स दिखाया गया है और इस बॉक्स पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इसको राइट साइड से लग रही है जो कि 10 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स इसको लेफ्ट साइड से लग रही है वो भी 10 न्यूटन की ही है, तीसरी फोर्स इसको ऊपर वाली साइड से लग रही है वो भी 10 न्यूटन की ही है, और चौथी फोर्स इसको नीचे वाली साइड से लग रही है वो भी 10 न्यूटन की ही है। मतलब एक बॉक्स पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये चारों डायरेक्शन से इक्वल इन मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर रही हैं। तो सबका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन होगा। अब देखो कि जब ये सब फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो इनको जब मैं सम करता हूं तो ये इक्वल टू 0 कैसे होता है। अब जब इस बॉक्स पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो इन चारों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर इन चारों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इनकी डायरेक्शन को असाइन करने के लिए इनके साथ प्लस और नेगेटिव साइन लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक फोर्स की डायरेक्शन दूसरी फोर्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। अब जो राइट साइड पे फोर्स लग रही है हम अज्यूम करते हैं कि वो +10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, तो इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो -10 न्यूटन की फोर्स है। और इसमें जो माइनस साइन है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। एक अगर राइट साइड पे है तो दूसरी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी। तो डायरेक्शन को ऑपोजिट शो करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। और इसी तरह से अगर एक बॉडी पे ऊपर से फोर्स लग रही है वो +10 न्यूटन की है तो नीचे से जो फोर्स लग रही होगी वो -10 न्यूटन की होगी। अब नीचे से फोर्स को -10 न्यूटन इस वजह से कहा है कि ये ऊपर और नीचे वाली फोर्स दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब मैं इन सब फोर्सेस को जमा करूंगा तो आंसर मेरा इक्वल टू 0 आएगा। तो इस तरह से एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं जब मैं उनका सम करता हूं तो आंसर इक्वल टू 0 आता है। और इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको फिजिक्स में लिखने का तरीका क्या होता है, यूजिंग द मैथमेटिकली सिंबल सिग्मा एफ फॉर द सम ऑफ ऑल फोर्सेस वी कैन रिटन कि जब आप एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उनको सम करने का जो तरीका होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सिंबल है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक बॉडी पे 10 फोर्सेस अमल कर रही हैं और उसको जो लिखूंगा F1 F2 F3 F4 F5 एंड सो ऑन F10 तक, तो इस तरह लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा उसको समेशन F की फॉर्म में लिख लूंगा। तो समेशन का मतलब यही होता है कि इस पे जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का मैंने सम किया तो मेरे पास आंसर इक्वल टू 0 आया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का मैं सम करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए, फिर ही आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर आपकी एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है तो फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस फोर्स के मैं 2 कंपोनेंट भी कर सकता हूँ। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसे हम Fx से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसे हम Fy से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब मैं एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उस बॉडी पे इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट तो 0 हो, दूसरा कंपोनेंट 0 ना हो। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क वाली एग्जांपल में इस चीज को डिस्कस किया था कि जब आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और जब मैं उस फोर्स के 2 कंपोनेंट करता हूं तो उस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होता है। तो मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 हुआ लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 नहीं हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि एक जिस्म पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का जो x कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उन फोर्सेस का y कंपोनेंट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जो केस है इसको हम किस जगह पे डिस्कस करते हैं? इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। अगर मैं कोप्लेनर फोर्सेस की बात करता हूं, कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी होती है? वो फोर्सेस जो x और y दोनों ही डायरेक्शन पे आ रही होती हैं।
जिसका कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट भी होगा और कोई ना कोई वाई कंपोनेंट भी होगा। और अगर आप एक फोर्स की बात करते हो तो फोर्स जैसा कि मैंने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो इस वजह से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू 0। तो अगर एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट को मैं प्लस करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आए, या उन तमाम फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट को मैं प्लस करूं तो आंसर इक्वल टू 0 आए, तो मैं कहता हूं कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रॉपर्ली फुलफिल कर रही है, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये था आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।